दोस्तों नमस्कार। भारत के वैश्य समाज का प्रमुख घटक है खंडेलवाल समाज। खंडेलवाल समाज जिसकी उपस्थिति आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। खंडेलवाल समाज को पूर्णतया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा की। हाल ही में खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं रमेश चंद्र गुप्ता तुंगावाले। 19, 20 और 21 जुलाई को काशी वाराणसी में महासमिति का अधिवेशन बुलाया जा रहा है और उसके साथ ही कार्यकारिणी के गठन के साथ ही उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आज के इस सोशल पॉडकास्ट में हमने खास तौर से इनवाइट किया है अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता तुंगावाले को। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोशल मीडिया। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमन वंदन। आज के पॉडकास्ट में रमेश जी से हम जानना चाहेंगे कि उनके 3 वर्ष की योजनाएं क्या है, क्या क्या वो अपने सामने चुनौतियां पाते हैं और किस तरीके से आगामी 3 वर्षों में खंडेलवाल समाज को आगे लेकर जाएंगे। रमेश जी सबसे पहले बताइए कि अब आपका 3 साल का कार्यकाल जो काशी वाराणसी में महासमिति का अधिवेशन होगा वहां से शुरू होगा, क्या कार्य योजना है अगले 3 सालों की जिससे कि समाज अपनी नित नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंच सके। पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमन वंदन। महासभा का एक सत्र होता है, वो हर अध्यक्ष के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आता है और हर अध्यक्ष को अपना सर्वस्व दे करके भी महासभा और खंडेलवाल समाज को श्रेष्ठ बनाना उसका परम कर्तव्य होता है। और ये 3 साल, क्योंकि पिछला सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया था, इस वजह से व्यापार में भी काफी लोगों को लॉस रहा। उसके अलावा महासभा का कार्यालय भी लगभग 1.5 साल तक 2 कोरोना काल में बंद रहा और जो हम सोच पाए थे उसको हम 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि इस सत्र में, जो ये 3 साल का सत्र है, इसमें समाज को और महासभा को हम पूरी तरह से स्थापित कर सके और खंडेलवाल समाज को श्रेष्ठ बना सके, यही हम सबका प्रयास रहेगा। और जैसा कि आपने पूछा गुंज जी क्या क्या उद्देश्य है, सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य है कि जो समाज का एक ऐसा तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हम उसको ऊंचा उठाएं, हम ऐसा उसको सक्षम बनाएं कि वो ये समझे कि उसका दैनिक जीवन की चर्चा वो आराम से गुजारा कर सके। ये महासभा का सबसे प्रथम कर्तव्य है और इसी को लेकर के महासभा की स्थापना 1913 में हुई थी। आज हमारे सामने मेन जो आते हैं, एक तो महिला कल्याण जिसको पहले विधवा कहा जाता था उसकी सहायता, छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन लोन जिसमें हमारे बच्चे प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर के कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई उद्योगपति बनता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। और उसके बाद में कोई भी ऐसी आकस्मिक ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल ऐसी जरूरत होगी तो उनको हम तुरंत सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वृद्धजन जो कि असक्षम हो कमाने कमाई में, उनको हम एक निश्चित पेंशन दे करके उनका गुजारा भत्ता देते हैं जिससे वो अपना कार्य आसानी से कर सके। ये तो है हमारा जो पूर्णकालिक महासभा का उद्देश्य है, जो भी चल रही है आप उनके बारे में बता। बिल्कुल। मगर उसके बावजूद अब हमें चाहते हैं कि अगले 3 साल में तो हमें चाहते हैं कि महासभा का एक अपना हॉस्पिटल हो और उसमें हम नो लॉस नो प्रॉफिट पर हमारे समाज बंधुओं को इलाज उपलब्ध करवाए और उसके लिए कई डॉक्टर सहज सेवा देने को तैयार है। तो एक तो हमारा प्रथम ये वो है कि सत्र में हम चाहते हैं कि महासभा एक ऐसा अस्पताल हॉस्पिटल का यहाँ गवर्नमेंट से जमीन लेकर के एक निर्माण करवाए और उसको करवाए जिसमें जो भी सादी बीमारियां उनका सस्ते में और उचित इलाज हो सके। दूसरी क्या है कि आज क्योंकि बच्चे हर जगह उनके एजुकेशन आजकल एजुकेशन अब बन गए, जैसे कोटा है, बेंगलोर है, जयपुर है, दिल्ली है। तो मैं हमारे जो धनाढ्य वर्ग है हमारा, जो एक पूंजीपति वर्ग, उनसे मेरा निवेदन रहेगा इस सत्र में कि आप कम से कम पूरे हिंदुस्तान के 5 या 7 ऐसे शहर चुने जिसमें एक आप समाज के हॉस्टलों का निर्माण करवाए कि उनमें नो लॉस नो प्रॉफिट हमारे बच्चे रह करके एजुकेशन प्राप्त कर सके और समाज में आगे को आईपीएस बने, को आईएएस बने, को उद्योगपति बने, को राजनीति में जाए और समाज का नाम रोशन कर सके। ये हमारा एक प्रयास रहेगा। एक और था कि अगर क्यों नहीं हम एक महासभा का एक न्यूज चैनल के रूप में हम एक चैनल लेके आए जिसमें महासभा की दैनिक जानकारी मिले और उसमें महासभा के सभी
जो भी हमारे उद्योगपति है, जो इंजीनियर्स है, जो कई प्रोजेक्ट लाते हैं, या कोई डॉक्टर्स है जिनके खुद के निजी हॉस्पिटल है, या कोई सीएस है, तो उनको सबको उसमें जोड़े और कम से कम वो न्यूज चैनल के साथ साथ हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, समाज के कार्यकारी जो भी कार्यकलाप उनको रोज नित नई जानकारी देने में सक्षम हो। और ये इससे क्या होगा कि समाज का युवा वर्ग और महिला वर्ग में एक विशेष रूप से जुड़ जाएगा, तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समाज का जो निचला तबका है, यानी जिसके पास आय के सीमित साधन है, उनको आगे बढ़ाना आपका प्राइमरी यहाँ पर उद्देश्य आपने जी बता जी दिया। जी, अगले 3 साल में से कौन से विषय आपको लगते हैं जो चुनौती के रूप में आपके सामने आने वाले हैं? देखो, सबसे पहला तो यही होता है कि आज हमारे बच्चे युवा बेरोजगार है, या शिक्षा में उनको कई तरह के आरक्षण की वजह से हम बहुत पिछड़ जाते हैं। हम 95-97% लाकर भी रह जाते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो प्रथम उद्योगपति और जो पूंजी मतलब जिनका व्यापार में या उद्योग के क्षेत्र में, या आजकल नए नए ऐप्स आ गए, उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई स्टार्टअप चल रहे हैं, कई समय उसमें, तो हम चाहते हैं कम से कम वो अपने इन चीजों में 80% खंडेलवाल बच्चों को रखें और कम से कम उनका आय का स्रोत बढ़ाए। तो ये मानता हूं, जब आय का स्रोत बढ़ता है, किसी भी समाज के इनकम सोर्स बढ़ता है, तो समाज अपने आप उन्नति करता है। तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले हम युवाओं को और विशेष रूप से महिलाओं को, जो कि आज भी हमारी महिलाएं 70% महिलाएं गृहिणी है केवल, मतलब आज भी जॉब में या सर्विसेज में बहुत कम महिलाएं, तो एक तो आगे बढ़े, और अगर गृहिणी हुई तो गृहिणी के साथ साथ वो एक अपने समाज सेवा के लिए या अपने लघु उद्योग में लघु उद्यमों में आगे बढ़े और स्वयं आत्मनिर्भर हो, तो समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी आपका कहना ये है कि इस तरह की रोजगार परक आप नीति लेकर आएंगे जिससे कि कुछ उन्हें सिखाया जा सके और वो अपना अर्न कर सके, हमारी जो महिलाएं हैं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए रोजगार का ऐसा कोई पोर्टल हम शुरू करेंगे आप, जिससे कि जो, क्योंकि हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है जहां पे बहुत हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो क्या महासभा कुछ इस तरह का पोर्टल बनाने का प्लान कर रही है कि अगर हमारे समाज बंधु का कोई व्यवसाय चल रहा है और वहां पर उसको रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, तो सबसे पहले वो खंडेलवाल समाज के बंधु को वहां पर अप्रोच करे, ऐसा कुछ महासभा प्लान करेगी? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से पोर्टल हम इस सत्र में बनाने जा रहे हैं, और उसमें कम से कम हमें पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है, जो भी हमारे जॉब्स में जो अपने मास्टर होल्ड है जिनका, या जो अच्छी सर्विसेज में है जिनका कि हो सकता है कि वो ऐसा सक्षम हो कि अपने समाज के बच्चों को सर्विस दे सके, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस पोर्टल के सहभागी बने। और निश्चित रूप से पहला काम उनका ये होना चाहिए, योग्यता आपका परखना आपका काम है, मगर समाज के, हमारे खंडेलवाल समाज में योग्यता की कोई कमी नहीं है। आप हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, और जो बड़े उद्योगपति है, मैं कहता हूं वो अपनी एजेंसी मान लो देना है उनको, या अपना कोई बिजनेस पार्टनर बना, तो आप समाज को पहले प्रायोरिटी दें और समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको उनकी दुआएं मिलेगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो आज जैसे माहेश्वर समाज के लिए कहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगले साल 2 साल में लोग खंडेलवाल समाज का उदाहरण दें कि देखो खंडेलवाल समाज के बच्चे, युवा, महिलाएं और उद्योगपति कितने सक्षम है और इनमें कितनी यूनिटी है कि आज समाज को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। आपका कहने का मतलब ये कि जो उद्योगपति है सबसे पहले वो खंडेलवाल समाज के जो युवा है उनको ऑफर करें, अगर वो एलिजिबल है, अगर योग्य है तो पहले उनको दें, और अगर योग्य नहीं है तो ठीक है फिर बाहर से दे सकते हैं। कहते हैं कि जब तक राजनीतिक रूप से हम परिपक्व नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक समाज का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे एक विधायक चांदनी चौक से अभी प्रवीण जी खंडेलवाल वो चुने गए हैं और आपके कार्यकाल में चुने गए, तो मैं तो आपको बधाई देता हूँ और आप ये बधाई हमारी जरूर उन तक पहुंचाएं। एक आगरा के हमारे बंधु हैं, शायद वो भी अभी विधायक है वहां पर, लेकिन अगर टोटल आप देखेंगे ओवरऑल, तो जैसे हम किसी से कंपटीशन नहीं करते, लेकिन अगर हम माहेश्वरी समाज की बात करें, हमारे जो वैश्य समाज के अन्य घटक हैं, अग्रवाल समाज की बात करें, उनके मुकाबले में हमारी राजनीतिक पहुंच बहुत कम है। ज्योति खंडेलवाल एक बार मेयर बनी है, इसके अलावा कुछ और लोग बने हैं, लेकिन वर्तमान में भी बहुत निकटने से हम लोग हैं। तो राजनीति में हमारी पहुंच हो, पकड़ हो, उसके लिए भी कुछ योजना है आपकी? पहली बात मैं बताऊं, आज का राजनीतिक पर्यावरण ऐसा हो गया, वातावरण की आप मुंडियों की पहचान होती है। आप, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आपस में इतने बटे हुए हैं कि आज मुझे कई बार कहना पड़ता है, आज मान लो हमारे किसी को टिकट मिलता है और वो प्रत्यय से बाहर था ना, तो वो उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, पूरे भारतवर्ष के खंडेलवाल समाज का नुकसान है। आज हमारे अभी मैं प्रवीण जी खंडेलवाल जो महासभा के पूर्व प्रधानमंत्री भी है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। एक पुरुषोत्तम जी है हमारे, वो आगरा से एमएलए है,
एक अभी और यूपी से एक एमएलए है, उनका नाम मुझे अभी थोड़ा वह, एक बसंत जी महाराष्ट्र से हैं, वो एमएनसी है। तो एक इस मंच पर हमको एक रहना पड़ेगा, और जब तक हम इन पार्टियों के सामने आक्रामक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक ये आपको कतई घास डालने वाली नहीं है। आपको अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो पहले इन पार्टियों को मजबूर करना पड़ेगा कि हमसे आके पूछे कि आपको किसको टिकट दिलाना है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये क्या समझते हैं पार्टियां कि ये समझती है कि आज चाहे हमसे संख्या में कम है मगर वो आक्रामक है तो सब कुछ अपना अधिकार ले रहे हैं। हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी हम चुपचाप बैठे, हम दूसरों के पिछले हुए हैं, मगर हम स्वयं आक्रामक नहीं है। तो जब तक हम आक्रामक नहीं बनेंगे, समाज को ये सोचना चाहिए कि हमें सरकारों को मजबूर करना है कि वो आगे बढ़ के हमको हमारा प्रतिनिधित्व, जो हमारा अधिकार भी है और हम उसको मांगते हैं बहुत मजबूती के साथ, हमको हमारा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कम से कम पूरे राजस्थान में भी या कहीं भी कम से कम हमारे 10% सीट हमारी रिजर्व होनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच। मतलब कुल मिलाकर अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे विभिन्न पार्टियों के सामने और फिर अपने अधिकार और हक की मांग करेंगे। अच्छा, अब कुछ सामाजिक विषय की बात करते हैं जिन पे समाज बंधु ही सोचते हैं कि महासभा को दखल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो एक समस्या है महासभा में, पिछले 6 महीने से जो विभिन्न छात्रवृत्ति है, महिला सहायता है और अन्य तरह की जो सहायता दी जा रही है, वो करीब करीब रुक चुकी है। तो ऐसे में बड़ा एक निराशा का भाव है समाज में कि भाई हो क्या रहा है। तो कैसे इसको दूर करेंगे, क्या प्लानिंग है ताकि निरंतर ये जो गतिविधि है, छात्रवृत्तियां हैं, ये लगातार चलती रहे। पहले योगिंद्र जी आपको बताऊं कि आज तक के जितने भी अध्यक्ष कार्यकाल हुए हैं उसमें 600 से 800 के बीच की सहायताएं जाती थी। पहली बार महासभा 1300 से 1400 तक को सहायता दे रही है। पहले 600 था, फिर 900 हुआ, आज हम 1100 रुपये महीना सहायता दे रहे हैं। और किसी अध्यक्ष कार्यकाल में रिकॉर्ड है कि 9.5 करोड़ रुपए 34 सत्र में हमने सहायताओं में बांटे हैं। आज तक किसी भी अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में 5-6 करोड़ से ज्यादा का किसी का रिकॉर्ड नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये अध्यक्ष जी के कार्यकाल में सहायता दिसंबर तक की 2023 तक की हमारी सहायताएं पूरी जा चुकी है। इसके अलावा हर जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद में 6 महीने जब अधिवेशन काल होता है उसमें व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है। तो मेरा ये प्रयास है कि इस अधिवेशन से पूर्व हम जून तक की सहायताएं भी हम प्रसारित कर देंगे। और इस सत्र में मेरा टारगेट कम से कम 10 करोड़ रुपए के वचन प्राप्त करना है, जिससे अगले 3 साल तक हम आराम से इनको आगे बढ़ा सके। और मैं तो मेरे लिए कह सकता हूँ एक 4 लाइन के रूप में कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। ये मेरी प्यास है कि मैं नदियां तलाश करता हूँ। लोग गिनाते रहते हैं सिर्फ अपनी खूबियां, मैं सिर्फ अपनी कमियां तलाश करता हूँ, सिर्फ अपनी कमियां तलाश करता हूँ। जहां मुझ में कमी होगी मैं निश्चित रूप से उसको निवारण करूंगा। आज आपको गर्व के साथ कहता हूँ, हमने एक कार्यक्रम चलाया था विवाह में और जन्मदिन पे बधाई देना, और उसमें महासभा ने कम से कम एक सत्र में 60 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। तो हम नए नित्य नई योजनाएं ढूंढे कि कैसे महासभा का आय का स्रोत बढ़े। और ये मैं कह सकता हूँ, इस अगर कोई भविष्य वक्ता तो मैं भी नहीं हूँ, अगर कोरोना जैसे ऐसा कोई संकट नहीं आया तो ये सत्र महासभा के सर्वश्रेष्ठ सत्र में गिना जाएगा। ये मैं पूरे भारत खंडेलवाल समाज से वादा करता हूँ। बिल्कुल, हम भी इसके लिए शुभकामनाएं आपको देते हैं और आपने अच्छी बात कही है कि जितनी छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं हैं वो वापस से पटरी पे आने वाली है और अधिवेशन के बाद में कम से कम वो लगातार दी जाएंगी। एक और शिकायत रहती है समाज को, आप उसके लिए कैसे उसको इस बार दूर करेंगे कि जो समाज के अगर आप चेहरों को देखें, जो समाज को रन करते हैं, आप स्टेज पे देख लीजिए, घूम फिर करके वही चेहरे सालों से देखते आ रहे हैं और फिर समाज ये भी कहता है कि भाई यही वो चेहरे हैं जो लगातार पिछले 10, 15, 20 साल से देख रहे हैं। और उसके बाद समाज की कंडीशन है कि ना तो कोई राजनीतिक स्तर पे हम लोग मजबूत है, ना किसी और स्तर पे है। तो आप कुछ बदलाव करेंगे, समाज की ऐसी प्रतिभाओं को लाने की कोशिश करेंगे जो वाकई में प्रतिभाशाली, लेकिन वो समाज पे आती नहीं है महासभा में। उनको लगता है कि भाई यहाँ पर सिर्फ पैसे वाले का बोलबाला है। क्योंकि मैं एक बात और कहूँ आपको, अगर संसद में देखेंगे तो राज्यसभा में भी बाकायदा उनको नॉमिनेट किया जाता है, कुछ लोगों को जो प्रतिभाशाली होते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग आपके इस कार्यकाल में एक नई शुरुआत करें, जो समाज की खेल प्रतिभाएं हैं, जो मीडिया की प्रतिभाएं हैं, जो सामाजिक प्रतिभाएं हैं, शैक्षणिक में है, चिकित्सा में है, उनको किसी भी तरीके से उनके साथ महासभा से जोड़कर रखा जाए ताकि उन प्रतिभाओं का उपयोग हम कर पाए और समाज को आगे ले जा सके। बिल्कुल योगिंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मैं देखो, सबसे पहले तो मैं उन हमारे महासभा के जो भीष्म पितामह है जिन्होंने वाकई में अपना पूरा जीवन महासभा के लिए समर्पित किया, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब आप थोड़ा सा युवाओं के लिए भी जगह छोड़े। क्योंकि रीजन क्या होता है कि अगर कई बार उल्टा
गलत प्रभाव पड़ता है। लोग समझते हैं कि हमने इतने साल महासभा के लिए कार्य किया, आज हमारी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा वाली बात नहीं है, उनका बाकायदा मार्गदर्शन, उनकी सारी योग्यताओं को हम काम मिलेंगे। मगर हम चाहते हैं कि युवा और महिला शक्ति जब तक किस संस्था से नहीं जुड़ती है, जब तक वो संस्था आगे बढ़ना उसका मुश्किल होता है। और हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई योगेंद्र जी, कि सामाजिक ताने बाना ऐसा हो गया कि कई युवाओं को और महिलाओं को ही मालूम नहीं कि महासभा क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक अलग से जबकि मैंने अब की गए सत्र में युवाओं के लिए भी सीटें बढ़ाई है, महिलाओं के लिए भी सीटें बढ़ाई है, और हो सकता है और 10-5% में सीटें बढ़ाए। मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, महासभा से जुड़िए। युवा हमारे उद्योगपति, हमारे ऐसे जॉब में ऐसे अच्छे आज उद्योग में, इनमें व्यापार में सब बहुत उन्नति कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है युवा वर्ग और महिला वर्ग। तो मैं आमंत्रित करूंगा, उनके लिए हम अलग से आपके कुछ समितियों का गठन करेंगे, जिनमें जैसे डॉक्टर्स है, उनके लिए इंजीनियर्स है, सीएज है। हम चाहते हैं कि जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, हम उनको एक अलग टीम बना करके महासभा उनकी सेवाएं ले और महासभा को और समाज को आगे बढ़ाने को अपना योगदान दे। मेरा यही प्रयास रहेगा। रमेश, एक समस्या और है वैवाहिक संबंधों को लेकर के। लगातार जो हमारे विवाह योग्य युवती है, उम्र बढ़ती जा रही है, सुयोग्य वर वधु मिलते नहीं है, विभिन्न तरीके से वो कोशिश करते हैं पोर्टल पे जाकर के। महासभा इतनी बड़ी है, समस्त संसाधन हमारे पास में है, तो क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा पोर्टल हम शुरू करें जहां पर समस्त वैवाहिक वर वधु जो हो सकते हैं भविष्य में, उनकी सूचनाएं वहां पर हो? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, लोग तलाश करते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। पहले जो हमारी खंडेलवाल महासभा पत्रिका है, उसमें एक पेज हुआ करता था, बाकायदा उसमें आते थे रिलेशन, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसके अंदर भी आने बंद हो गए हैं। तो क्या कुछ नया प्रयास करेंगे इस बार इस समस्या को दूर करने के लिए? मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी कि गए सत्र में कम से कम 6 से 7 परिचय सम्मेलन जो कि मेरे उसमें ही हुए हैं सत्र में, और उनमें सब में मैं गया हूं। मैंने लोगों को प्रोत्साहित भी किया है और उन्होंने सफलताएं प्राप्त की है। एक्चुअली महासभा का जो पीछे हम वैवाहिक देते थे, उसमें क्या हुआ कि हम तो हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, मगर उसमें कई लोगों ने हमारे ऊपर महासभा पर केस कर दिया कि साहब इन्होंने हमको बताया था। तो महासभा उल्टे जो निस्वार्थ भाव सेवा करती है उसको कोर्टों में केसों में केस लिया। तो इसलिए क्या महासभा तो इनसे बच के रहना चाहती है। हम उनको बाकायदा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे और हर जगह, हर बड़े जहां भी हमारे समाज की संस्थाएं जो महासभा से जुड़ी है, उनके द्वारा हम परिचय सम्मेलन लगातार करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। मगर मेरा भी एक युवाओं से एक निवेदन है कि आज का युवा 25, 28, 30 साल तक तो वो अपने आप को इमेच्योर समझता है। वो ये कहता है कि अभी तो मैं सक्षम नहीं हूं, अभी मैं नहीं। मगर ये मेरा विचार है कि ये आपकी शादी की उम्र, आज जब गवर्नमेंट ने 21 साल तय की है, तो आप कम से कम 25 साल की उम्र तक आते आते कम से कम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करें और एक अच्छा आपको उस जगह जीवन साथी मिलेगा। जब आपकी उम्र ज्यादा, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो उस वक्त फिर एक मेच्योर लाइफ में उनको जीवन साथी मिलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज हमारे इश्यूज इतने बड़े हो गए कि हम जरा सी बात पे तुरंत तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे आप बता रहे तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शादी के बाद मैं भी ये कहने वाला हूँ कि शादी के बाद दूसरी समस्या है कि शादी भी हो गई तो संबंध विच्छेद बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसा कोई समिति बनाएंगे हम लोग की जो परामर्श दे सके कि वैवाहिक समस्या अगर आती है तो उनको दूर किया जा सके और तलाक की जो समस्या है उसको हम मिनिमाइज कर सके। गत सत्र में भी मैंने कम से कम, मैंने हर जहां भी गया मैंने मंच पर कहा था, हर शहर में मैं एक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की और विवाह संबंधों के बारे में, तलाक के बारे में हर जगह 11 आदमियों की समिति बनाना चाहता हूं। मैंने कम से कम 5-7 शहरों में बनाई भी है और वो कार्य भी कर रही है कि वो दोनों पक्षों से मिलकर के निस्वार्थ भाव से दोनों को बिना किसी का पक्ष लिए दोनों को समझाते हैं। कई संबंधों को उन्होंने जोड़ा भी है। आज सबसे बड़ी एक समस्या हमारे साथ और क्या हो गई कि आज हमारे बच्चे जब इतने बड़े हो गए तो हम कहीं से भी, जो हम जानते नहीं, बंगाल बिहार से बच्चियां लाकर शादियां कर रहे हैं। तो ये भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूं, एक सही उम्र पर आप अपनी बच्ची का संबंध ढूंढने। तलाक के लिए तो मैं विशेष रूप से कई बार कहता भी हूं कि तलाक में बच्चे के अलावा उनके माता पिता, चाहे बच्चे के माता पिता हो चाहे बच्चे, वो भी बराबर के उसमें भागीदार है। आज क्या होता है, शादी होती है और 5-10 दिन बाद में बच्चे की माँ लगातार फोन करती रहती है, क्या कर रही है मेरी बेटी, क्या सब्जी बनाई, क्या क्या। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आज आपकी बहू करके बात करती है 2 मिनट, तब तो आपको बुरा लगता है। आप अपने बेटे से 1-1 घंटे तक बात करती है, तो आप उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हाँ, अपनी बच्चे की सुरक्षा, उसकी समृद्धि की आपका जिम्मेदारी है, मगर
अगर आप ऐसा अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें कि वो परिवार टूटने की नौबत पर आ जाए। और कम से कम मैं माता पिताओं से कहूंगा कि आप अपने बच्चों को धैर्य से दें, उनमें उनमें इतना सक्षम बनाए, उनको इतनी सोच गहरी करें। पहले भी पति पत्नी में झगड़े होते थे, आज से 30 साल मगर तलाक नहीं होते थे। आज वो जो उस जमाने में पति पत्नी थे, आज सर्वश्रेष्ठ जोड़ों में आते हैं वो। तो मेरा निवेदन है 2-4 साल आप शांति से निकालें। बच्चे बड़े होकर आते हैं तो उनको सम्मान दे, उनको परिवार में अपना पिता बेटा या बेटी माने, तब जाकर के तलाक स्वतः खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि महासभा को अगर आप उचित समझे, मेरा सुझाव है कि काउंसलिंग कुछ शुरू करनी चाहिए, ताकि हम हमारी जो महिला मंडल आपका है उसके माध्यम से महिलाओं को भी समझा सके कि किस तरीके से वैवाहिक रिश्ते को आगे चलाया जा सकता है। एक और रमेश जी समस्या जो लगातार मेरे संज्ञान में आई है, विभिन्न स्रोतों से मैंने सूचना इकट्ठी की है, कि जो छात्रवृत्ति आप देते हैं और वो एक समय के लिए होती है कि जब आदमी रोजगार करेगा, नौकरी में लगेगा या व्यवसाय शुरू करेगा तो उसका लौटा देगा। लेकिन बहुत से लोग लौटा नहीं रहे और उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है महासभा के स्तर पे, तो उसकी वजह से कोष में दिक्कत आती है। तो अभी इस सत्र में ऐसा कुछ करेंगे कि जो लोग पहले छात्रवृत्ति ले चुके हैं उनसे हम लोग वापस से वो छात्रवृत्ति ला सके, कुछ इस तरह का आप बनाएंगे मॉनिटरिंग सिस्टम? हमारा योगेंद्र जी इतना बढ़िया सिस्टम है कि हम एक बच्चे को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का उसको हायर एजुकेशन लोन बिना इंटरेस्ट के देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब आप अपना पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद में 1 साल उसको ग्रेस और दिया जाता है कि आप उसके बाद में रिटर्न करना शुरू करें। खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको फैक्ट बताऊं कि लगभग 80% 85% तो वापस रिटर्न कर देते हैं। 10-15% है तो उनसे मेरा निवेदन है, मैं बार बार करता हूँ और कई लोगों ने मेरे फोन पर ही इस बात को माना भी है, कई ने उसको रिटर्न भी किया कि आप जब आपका भविष्य बन चुका तो आप अपने आने वाले हमारे समाज बंधुओं की हमारी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएं। आप अपने जो भी आप में पैसा बकाया महासभा को वापस करें। महासभा ने जब आपको संकट के समय आपका सहयोग किया था, आपका दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे छात्रों के लिए सहयोग करना आपका कर्तव्य है। और कई ऐसे भी मैं आपको बताऊं जो चला के फोन करते हैं मेरे को। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक सज्जन का फोन आया, साहब मैंने महासभा छात्रवृत्ति ली थी, महासभा को देना चाहता हूँ। उन्होंने 5 लाख रुपए महासभा को रिटर्न किए। आत्माराम जैसे भी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 30 रुपए महीना लिया था, आज उन्होंने 1 करोड़ महासभा को दिए। कई ऐसी शख्सियत में गिनाते गिनाते आपको बता दूं तो हम तो कहते हैं कि आप जब आप सक्षम हो चुके हैं तो हम महासभा किसी प्रकार का कोई केस नहीं करते, हम चेक लेते हैं, हम कोई केस नहीं करते। हम केवल आपको निवेदन करते हैं, उनके माता पिता को निवेदन करते हैं कि आपने जो अपने बच्चे की पढ़ाई के वक्त लोन लिया था आप उसको सहज लौटाए, बिना ब्याज ले रहे। हम तो कोई आपसे ब्याज भी नहीं लेते, कई लोग तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हमको। तो मेरा एक ये भी है कि आपके हम ये चाहते हैं इस सत्र में कि हम हमारे जो पूर्व छात्र जिनको हमने लोन दिया, हम उनकी एक काउंसलिंग करना चाहते हैं और उनको बुलाकर उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी को के भविष्य को सुधारने के लिए, आगे करने के लिए आप निश्चित रूप से आप में जो भी बकाया है या आप एक्स्ट्रा जो कुछ महासभा को देना चाहते हैं दे, तो आगे हमारे समाज का, हमारे बच्चों का और निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य सुधर सके, यही मनोकामना है। आपका कहना ये कि महासभा माँ की तरह होती है, माँ के आंचल में आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, करियर को आगे बढ़ाया, तो जब आप सक्षम हो जाते हैं तो उसका कर्ज जरूर चुका है। एक और चीज जो अक्सर शिकायत सबकी होती है कि पूरे देश के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा खंडेलवाल बंधु है, लेकिन महासभा की अगर सदस्य संख्या देखेंगे तो करीब 45,000 के आसपास है। तो ऐसा कुछ करेंगे कि जो हमारे समाज बंधु पूरे देश में फैले हुए हैं वो सभी महासभा के एक उस छाते के नीचे आ सके, ताकि यूनाइटेड होकर के जब आगे बढ़ने का समय आए तो सब एक साथ आगे बढ़ सके। ये चीज योगेंद्र जी निश्चित रूप से, जैसे आज हम राजनीतिक स्तर पे आगे जाएंगे ना तो हर गवर्नमेंट देखती है इनकी सदस्य संख्या कितनी है, कि पहले देखा जाता। मैंने कहा था मुंडियों का जमाना है इस जमाने में, तो मैं तो खुद कहता हूँ ये बात के लिए कि हर जगह जाता हूँ कि 18 साल से जो भी आगे बढ़ गए वो महासभा के आजीवन सदस्य बनी है। आज मेरे चुनाव से पहले महासभा के 8 से 10,000 मेंबर हुआ करते थे। हम लोगों ने प्रयास किया, हमने चुनाव के समय हमने अलग जगाई और हमारे प्रयास आज पहले कार्यकाल सत्र में 42,000 थे, अब लगभग 45,000 मेंबर है। और मैं कम से कम इस सत्र में हम चाहते हैं कि 1 लाख के आसपास हमारे आजीवन सदस्य बने। और मैं तो बार बार महिलाओं से, युवाओं से, बच्चों से सबसे कहता हूँ जो 18 साल जिन्होंने क्रॉस कर लिया उनको नियम पूर्वक अपना महासभा का मेंबर बनना चाहिए। महासभा में बहुत सारे केस हो रहे हैं, समाज बंधु असंतुष्ट होते केस कर देते हैं, लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, समय व्यतीत होता है, पैसा खर्च होता है, वो पैसा किसी और काम में आ सकता था। ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ ना हो। महासभा जो दरअसल खंडेलवाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, उसमें केस होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय होता है, खिन्नता भी आती है हमारे समाज बंधु में। कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में ये रोका जा सके? प्रयास इसमें तो मैं भी कुछ पिछले 20 साल से लगभग महासभा से जुड़ा हूं मैं, और ये हर जब भी चुनाव होता है उसके बाद में एक विशेष अनुभव होता है, उसका काम ही केवल यही होता है
मैं पिछले 4-5 अध्यक्षों कार्यकाल से मैं खुद देख रहा हूँ। हम उनको समझाते हुए कई बार तो मैंने जाके उनसे मीटिंग भी की है, मगर उनके इतने ज्यादा उनको क्या पता कि महासभा से क्या है, एक विशेष रूप से उनको घृणा सी है, वो चाहते हैं कि महासभा पर हमेशा केस बने ही रहे। आप एक किसी अध्यक्ष को या किसी पदाधिकारी को उसको समय तो दो काम करने के लिए, वो जब केसों में उलझा रहेगा तो क्या काम करेगा। और अगर आपको कहीं भी कोई मानसिक ठेस पहुंची है या आप कोई निजी व्यक्तिगत क्षति हुई है, तो पहली बात तो आप सामाजिक मंच पर हमारी महासभा की कार्यकारिणी महासमिति की मीटिंग होती है, आप वहां आकर के अपने प्रश्न उठा सकते हैं। उसके बाद में एक हमारा निर्णायक मंडल होता है, उसमें आप आकर के अपने एप्लीकेशन दे सकते। सामाजिक मंचों का न्याय सामाजिक मंच पर ही हो तो कम से कम समाज आगे बढ़ता है। आज मजाक से कोर्ट में जाते हैं, खंडेलवाल का केस होगा शायद, ऐसा एक मतलब पहचान बन गई है। तो मैं तो उन सभी से जो बिना किसी बात के तुरंत उनका एक ही काम होता है कि महासभा पे केस करना। आज ही महासभा 15 केस चल रहे हैं, महासभा का लाखों रुपए जो सहायता में जाना चाहिए तो उन केसों में जा रहा है, क्योंकि महासभा खुद कोई केस नहीं करती है, मगर डिफेंड तो करना ही पड़ेगा उसको। तो वो डिफेंड के चक्कर में इतना पैसा खर्च होता है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको कोई भी व्यक्तिगत या कोई भी आपको ठेस पहुंची है तो पहली बात तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम आपस में बैठकर इन चीजों को खत्म कर सकते हैं तो आइए, स्वागत है आपका। मगर महासभा का जो इतना कीमती वक्त और जो महासभा के लिए एक अमूल्य राशि है, उसको कोर्टों में और वकीलों में मत दीजिए, मेरा आप सभी से निवेदन है। रमेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका दायित्व है कि समस्त गतिरोधों को खत्म करते हुए पूरे खंडेलवाल समाज को एक साथ आगे ले जाएं और उसका परचम हमारा न सिर्फ राष्ट्र में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैले। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे खंडेलवाल समाज को कि एकजुटता के साथ हम आगे बढ़े और अपना परचम लहराएं? मैं कई बार कहता हूं कि ये चीजें हमें कई समाजों से लेनी चाहिए। आज मीणा समाज क्यों आगे बढ़ रहा है, उनमें आपसी कितने मतभेद होंगे मगर वो मनभेद नहीं है, और वो मंच पर एक रहते हैं, सामाजिक मंचों पर एक रहते हैं। जो बात सरकारों से मनवानी तो मनवा के छोड़ दे। आज हमारे व्यक्तिगत इतने इश्यूज हो गए, इतनी हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि हमारी महासभा को और हमारे समाज को हम कुछ समझते नहीं है। हर जगह ये जो चुनाव प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जो पक्ष हारता है वो चाहे महासभा में हो चाहे वो कस्बों में हो शहरों में, एक अलग ही गुट खड़ा कर लेता है और वो समाज का हित करता है, खुद के निजी स्वार्थ के लिए समाज का हित करता है। तो मैं सबसे, मेरा पूरे भारत और समाज से ये कि चुनाव भी हर 3 साल में 2 साल में आते हैं। हमें आज अगर हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मंच पर एक रहना होगा। जब तक हम सामाजिक मंच पर एक नहीं रहेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारा समाज कभी श्रेष्ठ समाज नहीं बन पाएगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपसे मतभेदों को बुलाइए। चाहे शहरों में मैं कई बार जाता हूं, गांव कहता हूं कि आप अगर कोई भी व्यापारी बंद हो, व्यापारिक मतभेद अलग है, मगर कोई दूसरा समाज अगर आपसे टकराता है तो आप पूरा खंडेलवाल समाज या वैश्य समाज एक और उनका मुकाबला कीजिए, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होगी। और यही बात मैं महासभा के लिए, समाज के लिए भी कहता हूं कि इन मतभेदों को भुला करके, मनभेदों भुला करके सब निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा और महासभा के साथ जुड़े। महासभा जो महास्वरूप है, सबका लेख आंचल के रूप में काम करती है। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम समृद्ध होंगे, समाज का नाम होगा तो निश्चित रूप से आपका भी नाम होगा। मेरा तो आप सबसे ही निवेदन है। तो समाज बंधुओं, ये थे रमेश चंद्र गुप्ता तुंगा वाले, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि समाज के हर तबके को निचले से लेकर ऊपर तक साथ लेकर चलना है। और चूंकि पिछला 3 वर्ष जो उनका कार्यकाल था, पिछला वाला, वो कोरोना की भेंट चढ़ गया, तो इस कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम अपने गिनाए भी, और समाज को उन ऊंचाइयों तक लेकर जाना है जहां तक हम कल्पना करते हैं हर क्षेत्र के अंदर। रमेश जी, हम तो शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा है वो सारे आपकी मंशाएं पूरी होंगी, समाज एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा और हम खंडेलवाल समाज का परचम चहुं ओर लहराते हुए आपके नेतृत्व में इस बार जरूर देखेंगे। आपने इतना समय दिया हमारे इस सोशल पॉडकास्ट में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी नामचीन हस्ती के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको और आपके चैनल को, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज बंधुओं को सादर नमन, वंदन।